नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज में। आज हम स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षा 2023 के परीक्षा पाठ्यक्रम संख्या 29 के विषय विद्यालय स्वास्थ्य, उद्देश्य, समस्याएं और कार्यक्रम एवं विद्यालय का वातावरण से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न के ठीक बाद उसके उत्तर भी दिए जाएंगे। इस प्रस्तुति में किसी प्रकार की असंगति दिखती है तो कमेंट में अवश्य ही अवगत कराएं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। वर्तमान में मिड डे मील योजना का नाम क्या है? ए. पीएम पोषण, बी. आईसीडीएस, सी. एनआरएचएम, डी. आयुष्मान भारत। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है ए. पीएम पोषण। प्रश्न 2। विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं के प्रमुख उद्देश्यों में से एक नहीं है। ए. सकारात्मक स्वास्थ्य संवर्धन, बी. केवल अस्पताल में उपचार, सी. स्वस्थ वातावरण, डी. रोगों की रोकथाम। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है बी. केवल अस्पताल में उपचार। प्रश्न 3। भारत में विद्यालयी बच्चों की प्रमुख स्वास्थ्य समस्या कौन सी है? ए. हृदय रोग, बी. कैंसर, सी. कुपोषण, डी. मधुमेह। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है सी. कुपोषण। प्रश्न 4। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. पढ़ाई बढ़ाना, बी. अनुशासन, सी. खेल बढ़ाना, डी. पोषण सुधार। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है डी. पोषण सुधार। प्रश्न 5। विद्यालय वातावरण में स्वच्छता के लिए क्या आवश्यक है? ए. केवल लाइब्रेरी, बी. पर्याप्त शौचालय और पीने का पानी, सी. केवल कंप्यूटर लैब, डी. केवल खेल मैदान। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है बी. पर्याप्त शौचालय और पीने का पानी। प्रश्न 6। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के अंतर्गत आयुष्मान भारत के तहत विद्यालय स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम एसएचडब्ल्यूपी के 8 घटकों में कुल कितने विषय हैं? ए. 8, बी. 10, सी. 11, डी. 12। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है सी. 11। प्रश्न 7। विद्यालयी बच्चों में सामान्य तौर किस संबंध में कार्यवाही नहीं की जाती है? ए. कुपोषण, बी. पेट में कीड़े, सी. हृदय रोग, डी. त्वचा की बीमारियां। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है सी. हृदय रोग। प्रश्न 8। विद्यालय स्वास्थ्य जांच में क्या शामिल नहीं होता है? ए. दांत जांच, बी. ऊंचाई वजन, सी. आंख जांच, डी. रक्तचाप। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है डी. रक्तचाप। प्रश्न 9। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में डीवर्मिंग क्यों की जाती है? ए. आंतों के परजीवी रोकने के लिए, बी. टीबी रोकने के लिए, सी. डेंगू रोकने के लिए, डी. कोविड रोकने के लिए। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है ए. आंतों के परजीवी रोकने के लिए। प्रश्न 10। स्वस्थ विद्यालय वातावरण का हिस्सा नहीं है। ए. साफ परिसर, बी. पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, सी. भीड़भाड़ वाली कक्षाएं, डी. शोरमुक्त वातावरण। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है सी. भीड़भाड़ वाली कक्षाएं। प्रश्न 11। विद्यालयी स्वास्थ्य कार्यक्रम का लक्ष्य आयु वर्ग क्या है? ए. 0 से 5 वर्ष, बी. 5 से 19 वर्ष, सी. केवल किशोर, डी. वयस्क। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है बी. 5 से 19 वर्ष। प्रश्न 12। भारत में विद्यालयी स्वास्थ्य सेवा का पहला ज्ञात उदाहरण किस वर्ष मिलता है? ए. 1901, बी. 1905, सी. 1909, डी. 1920। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है सी. 1909। प्रश्न 13। 1909 में विद्यालय स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत किस रियासत में छात्रों की चिकित्सा जांच से हुई थी? ए. मैसूर, बी. हैदराबाद, सी. बड़ौदा रियासत, डी. जयपुर। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है सी. बड़ौदा रियासत। प्रश्न 14।
बड़ौदा रियासत में 1909 में विद्यालय स्वास्थ्य सेवा का मुख्य स्वरूप क्या था? ए. पोषण वितरण, बी. टीकाकरण, सी. छात्रों की चिकित्सा जांच, डी. स्वास्थ्य शिक्षा। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है सी. छात्रों की चिकित्सा जांच। प्रश्न 15। विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं को औपचारिक रूप देने में किस समिति की भूमिका प्रमुख रही? ए. भोरे समिति, बी. मुदालियर समिति, सी. स्कूल स्वास्थ्य समिति, डी. कोठारी आयोग। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है सी. स्कूल स्वास्थ्य समिति। प्रश्न 16। स्कूल स्वास्थ्य समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए. 1955, बी. 1958, सी. 1960, डी. 1965। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है सी. 1960। प्रश्न 17। भारत में विद्यालय स्वास्थ्य सेवा के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? ए. ये एक ही वर्ष में लागू हुई, बी. ये केवल स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई, सी. ये एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में विकसित हुई, डी. ये केवल उच्च शिक्षा तक सीमित रही। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है सी. ये एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में विकसित हुई। प्रश्न 18। स्वास्थ्यपूर्ण विद्यालय में फर्नीचर का महत्व क्या है? ए. केवल सजावटी, बी. आयु के अनुसार उपयुक्त, सी. केवल महंगा, डी. कोई महत्व नहीं। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है बी. आयु के अनुसार उपयुक्त। प्रश्न 19। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में योग और ध्यान क्यों शामिल हैं? ए. केवल खेल, बी. केवल शारीरिक स्वास्थ्य, सी. मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन, डी. कोई उद्देश्य नहीं। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है सी. मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन। प्रश्न 20। विद्यालय स्वास्थ्य टीम में कौन शामिल नहीं होता? ए. शिक्षक, बी. स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सी. चिकित्सक, डी. बाहरी व्यापारी। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है डी. बाहरी व्यापारी। प्रश्न 21। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में WIFS का पूर्ण रूप क्या है? ए. वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, बी. वीकली इम्यूनाइजेशन फॉर स्टूडेंट्स, सी. वाटर इंप्रूवमेंट फॉर स्कूल्स, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है ए. वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। प्रश्न 22। विद्यालय स्वास्थ्य में किसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है? ए. शिक्षकों का, बी. बच्चों का, सी. पंचायत मित्र का, डी. रसोइये का। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है सी. पंचायत मित्र का। प्रश्न 23। स्वस्थ विद्यालय सुविधाओं का एक मानक नहीं है। ए. स्वच्छ वातावरण, बी. साफ शौचालय, सी. प्रदूषित हवा, डी. सुरक्षित पानी। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है सी. प्रदूषित हवा। प्रश्न 24। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में रेफरल प्रणाली का उद्देश्य क्या है? ए. गंभीर मामलों का उपचार, बी. केवल जांच, सी. कोई उद्देश्य नहीं, डी. केवल दवा वितरण। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है ए. गंभीर मामलों का उपचार। प्रश्न 25। विद्यालय में नेत्र जांच का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. अपवर्तन त्रुटि की पहचान, बी. केवल रंग अंधता, सी. केवल मोतियाबिंद, डी. कोई उद्देश्य नहीं। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है ए. अपवर्तन त्रुटि की पहचान। प्रश्न 26। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार स्कूलों को किस शोर क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है तथा दिन के समय शोर की अधिकतम सीमा कितनी है? ए. औद्योगिक क्षेत्र A 75 डेसिबल, बी. वाणिज्यिक क्षेत्र A 65 डेसिबल,
सी आवासीय क्षेत्र A55 डेसिबल, डी साइलेंस जोन A50 डेसिबल। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है डी साइलेंस जोन A50 डेसिबल। प्रश्न 27। विद्यालय स्वास्थ्य प्रबंधन में जीवन कौशल शिक्षा को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए छात्रों में प्रभावी निर्णय क्षमता, सहानुभूति और तनाव प्रबंधन विकसित करना। बी केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रम और रटने की क्षमता को बढ़ावा देना। सी छात्रों को केवल शारीरिक खेलों और व्यायाम में निपुण बनाना। डी व्यावसायिक कौशल सिखाकर कम उम्र में रोजगार के लिए तैयार करना। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है सी छात्रों में प्रभावी निर्णय क्षमता, सहानुभूति और तनाव प्रबंधन विकसित करना। प्रश्न 28। विद्यालय स्वास्थ्य जांच कितनी बार होनी चाहिए? ए वार्षिक, बी मासिक, सी केवल प्रवेश के समय, डी पाक्षिक। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है ए वार्षिक। प्रश्न 29। कक्षा में ब्लैकबोर्ड की ऊंचाई के संबंध में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? ए ब्लैकबोर्ड को जितना संभव हो उतनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए। बी ब्लैकबोर्ड की ऊंचाई छात्रों के दृष्टि स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। सी ब्लैकबोर्ड की ऊंचाई केवल शिक्षक की सुविधा के अनुसार होनी चाहिए। डी ब्लैकबोर्ड को हमेशा फर्श से सटाकर लगाना चाहिए। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है बी ब्लैकबोर्ड की ऊंचाई छात्रों के दृष्टि स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। प्रश्न 30। स्कूलों में छात्रों में एनीमिया यानी खून की कमी के प्रारंभिक स्तर की शुरुआती जांच आमतौर पर किस माध्यम से की जाती है? ए एक्सरे रिपोर्ट के विश्लेषण द्वारा, बी शारीरिक लक्षणों और हीमोग्लोबिन परीक्षण द्वारा, सी केवल छात्रों के वजन की जांच करके, डी एमआरआई स्कैन के माध्यम से। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है बी शारीरिक लक्षणों और हीमोग्लोबिन परीक्षण द्वारा। प्रश्न 31। विद्यालय स्वास्थ्य संवर्धन हेतु एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ए विद्यालय में उपलब्ध संसाधन, बी शिक्षक छात्र संख्या, सी खेलकूद की सुविधाएं, डी फीस संरचना। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है सी फीस संरचना। प्रश्न 32। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को शिक्षक छात्र संख्या की जानकारी आवश्यक है। ए स्वास्थ्य जांच की योजना बनाने के लिए, बी केवल गिनती के लिए, सी कोई जरूरत नहीं, डी रजिस्टर भरने के लिए। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है ए स्वास्थ्य जांच की योजना बनाने के लिए। प्रश्न 33। स्कूल स्वास्थ्य सर्वे में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए कौन सा संसाधन आवश्यक नहीं है? ए पानी व शौचालय, बी कंप्यूटर लैब, सी प्राथमिक उपचार सुविधा या डी खेल मैदान। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है बी कंप्यूटर लैब। प्रश्न 34। विद्यालय स्वास्थ्य के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा क्या किया जाना चाहिए? ए प्राथमिक चिकित्सा, बी स्कूल भवन की मरम्मत, सी स्वास्थ्य रिकॉर्ड का अनुरक्षण या डी प्रतिरक्षण कार्यक्रम का संचालन। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है सी स्वास्थ्य रिकॉर्ड का अनुरक्षण। प्रश्न 35। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा खेल मैदान का निरीक्षण किया जाना चाहिए। ए चोट के जोखिम का आकलन करने के लिए, बी केवल खेल देखने के लिए, सी कोई जिम्मेदारी नहीं या डी फोटो खींचने के लिए। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है ए चोट के जोखिम का आकलन करने के लिए। प्रश्न 36। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के उद्देश्यों में समाहित नहीं है। ए बच्चों का वृद्धि और विकास, बी संक्रामक रोगों की रोकथाम, सी स्वस्थ रहने की प्रेरणा या डी स्वास्थ्य अनुसंधान। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है डी स्वास्थ्य अनुसंधान को किसकी जानकारी आवश्यक नहीं है? ए
डीवर्मिंग कवरेज, बी स्कूल भवन की कीमत, सी एनीमिया की दर या डी हाथ धोने की सुविधा। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है बी स्कूल भवन की कीमत। प्रश्न 38। मिड डे मील योजना भारत में कब प्रारंभ की गई? ए 1990, बी 1995, सी 2001 या डी 2004। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हां, सही विकल्प है बी 1995। प्रश्न 39। प्राथमिक कक्षा 1 से 5 को मिड डे मील में कितनी कैलोरी दी जाती है? ए 300, बी 450, सी 700 या डी 1000। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है बी 450। प्रश्न 40। उच्च प्राथमिक शिक्षा 6 से 8 को मिड डे मील में कितनी कैलोरी दी जाती है? ए 300, बी 450, सी 700 या डी 1000। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हां, सही विकल्प है सी 700। प्रश्न 41। प्राथमिक कक्षा 1 से 5 को मिड डे मील में कितना प्रोटीन दिया जाता है? ए 12 ग्राम, बी 20 ग्राम, सी 30 ग्राम या डी 50 ग्राम। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है ए 12 ग्राम। प्रश्न 42। उच्च प्राथमिक शिक्षा 6 से 8 को मिड डे मील में कितना प्रोटीन दिया जाता है? ए 12 ग्राम, बी 20 ग्राम, सी 30 ग्राम या डी 50 ग्राम। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर को फिर जांच लें। हां, सही विकल्प है बी 20 ग्राम। प्रश्न 43। मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य नहीं है? ए नामांकन बढ़ाना, बी उपस्थिति सुधारना, सी पोषण प्रदान करना या डी केवल शिक्षकों को रोजगार देना। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है डी केवल शिक्षकों को रोजगार देना। प्रश्न 44। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का नोडल विभाग कौन सा है? ए स्वास्थ्य विभाग, बी बेसिक शिक्षा विभाग, सी महिला एवं बाल विकास या डी पंचायती राज। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हां, सही विकल्प है बी बेसिक शिक्षा विभाग। प्रश्न 45। बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार मिड डे मील योजना में किस प्रकार के विशेष अनाज का वितरण कर रही है? ए जैविक बाजरा, बी फोर्टिफाइड चावल, सी काला नमक चावल या डी दलिया। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है बी फोर्टिफाइड चावल। प्रश्न 46। निम्नलिखित में से क्या विद्यालय वातावरण सुरक्षा स्कूल एनवायरनमेंट सेफ्टी के प्रमुख घटकों में शामिल नहीं है? ए शुद्ध पेयजल और उचित स्वच्छता की व्यवस्था, बी प्राकृतिक आपदाओं और आग से बचाव के सुरक्षा उपाय, सी विद्यालय परिसर के बाहर स्थित निजी दुकानों का व्यावसायिक टर्नओवर या डी छात्रों के लिए मनोवैज्ञानिक सुरक्षा और भयमुक्त वातावरण। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हां, सही विकल्प है सी विद्यालय परिसर के बाहर स्थित निजी दुकानों का व्यावसायिक टर्नओवर। प्रश्न 47। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में AFHC का क्या अर्थ है? ए अडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक, बी अडल्ट फैमिली हेल्थ सेंटर, सी अडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ केयर या डी अडल्ट फैमिली हेल्थ क्लिनिक। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है ए अडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक। प्रश्न 48। शिक्षक स्वास्थ्य प्रशिक्षण में क्या शामिल नहीं है? ए पोषण की जानकारी देना, बी व्यक्तिगत स्वच्छता सिखाना, सी बीमार बच्चों का ऑपरेशन करना या डी प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हां, सही विकल्प है सी बीमार बच्चों का ऑपरेशन करना। प्रश्न 49। विद्यालय में मोटापे की समस्या का समाधान क्या है? ए संतुलित आहार और व्यायाम, बी केवल दवा, सी कोई समाधान नहीं या डी केवल आराम। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है ए
संतुलित आहार और व्यायाम। प्रश्न 50। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य क्या है? ए, छात्रों का सर्वांगीण विकास और एक स्वस्थ नागरिक बनाना। बी, केवल परीक्षा उत्तीर्ण कर डिग्री प्रदान करना। सी, छात्रों को केवल खेलों में पदक दिलाना। या डी, बिना किसी उद्देश्य के सरकारी नियमों का पालन करना। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है ए, छात्रों का सर्वांगीण विकास और एक स्वस्थ नागरिक बनाना। प्रश्न 51। आरबीएसके का हिंदी पूर्ण नाम क्या है? ए, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम। बी, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। सी, राष्ट्रीय बाल शिक्षा कार्यक्रम। या डी, राष्ट्रीय शिशु स्वास्थ्य योजना। उत्तर बी, अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच कर लें। हाँ, सही विकल्प है बी, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। प्रश्न 52। स्कूल स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ए, सर जोसेफ भोरे। बी, डॉक्टर एएल मुदालियर। सी, श्रीमती रेणुका राय। या डी, डॉक्टर जंगलवाला। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है सी, श्रीमती रेणुका राय। प्रश्न 53। रेणुका राय समिति की मुख्य सिफारिश क्या थी? ए, स्वास्थ्य सेवाओं को सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं का हिस्सा बनाना। बी, स्वास्थ्य शिक्षा को केवल निजी स्कूलों में लागू करना। सी, स्कूल में केवल खेल कूद पर ध्यान देना। या डी, प्राथमिक चिकित्सा को पूर्णतः बंद करना। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है ए, स्वास्थ्य सेवाओं को सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं का हिस्सा बनाना। प्रश्न 54। रेणुका राय समिति ने स्वास्थ्य शिक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिया? ए, इसे केवल कॉलेजों में पढ़ाया जाए। बी, इसे केवल वैकल्पिक विषय बनाया जाए। सी, इसे सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाए। डी, इसे पाठ्यक्रम से पूरी तरह हटा दिया जाए। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है सी, इसे सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाए। प्रश्न 55। रेणुका राय समिति के अनुसार स्कूली बच्चों की विस्तृत स्वास्थ्य जांच कितनी बार होनी चाहिए? ए, वर्ष में कम से कम 4 बार। बी, पूरे स्कूली काल में केवल 1 बार। सी, प्रवेश के समय और उसके बाद हर 4 साल में कुल 3 बार। डी, हर महीने अनिवार्य रूप से। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है सी, प्रवेश के समय और उसके बाद हर 4 साल में कुल 3 बार। प्रश्न 56। रेणुका राय समिति के अनुसार स्कूल भोजन से बच्चों की दैनिक कैलोरी का कितना भाग मिलना चाहिए? ए, 1/4। बी, 1/3। सी, आधा। डी, पूरा। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है बी, 1/3। प्रश्न 57। भोरे समिति की स्थापना कब की गई थी? ए, 1940। बी, 1943। सी, 1946। डी, 1950। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है बी, 1943। प्रश्न 58। भोरे समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ए, श्रीमती रेणुका राय। बी, डॉक्टर एएल मुदालियर। सी, सर जोसेफ भोरे। डी, डॉक्टर जंगलवाला। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है सी, सर जोसेफ भोरे। प्रश्न 59। भोरे समिति के अनुसार विद्यालयों में किसे अनिवार्य करने की सिफारिश की? ए, केवल खेल। बी, शारीरिक शिक्षा एवं स्वच्छता जागरूकता। सी, वार्षिक पर्यटन। डी, केवल टीकाकरण। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है बी, शारीरिक शिक्षा एवं स्वच्छता जागरूकता। प्रश्न 60। भोरे समिति के अनुसार प्रत्येक विद्यालय से कितने शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए? ए, 1। बी, 2। सी, 3। डी, सभी। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है बी, 2। प्रश्न 61। व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम भारत में कब शुरू हुआ? ए, 1959। बी, 1963। सी, 1975। डी, 1985। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हाँ, सही विकल्प है बी, 1963। प्रश्न 62। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए, आयातित भोजन देना। बी, स्थानीय सुरक्षात्मक खाद्यों का उत्पादन व उपयोग बढ़ाना। सी, केवल दवा वितरण। डी, केवल टीकाकरण। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है बी, स्थानीय सुरक्षात्मक खाद्यों का उत्पादन व उपयोग बढ़ाना। प्रश्न 63।
अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम किन संस्थाओं की सहायता से चलाया गया? ए. केवल WHO, बी. यूनिसेफ, WHO और FAO, सी. केवल विश्व बैंक, डी. किसी की नहीं। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है बी. यूनिसेफ, WHO और FAO। प्रश्न 64। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम के प्रमुख लाभार्थी कौन थे? ए. केवल वयस्क पुरुष, बी. बच्चे, गर्भवती एवं धात्री माताएं, सी. केवल बुजुर्ग, डी. केवल किशोरियां। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है बी. बच्चे, गर्भवती एवं धात्री माताएं। प्रश्न 65। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम में किस पर विशेष जोर दिया गया? ए. सामुदायिक रसोई बागान एवं पोषण शिक्षा, बी. केवल अस्पताल सेवाएं, सी. जंक फूड के प्रचार प्रसार पर, डी. कोई गतिविधि नहीं। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हाँ, सही विकल्प है ए. सामुदायिक रसोई बागान एवं पोषण शिक्षा। दोस्तों, मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि समय का सदुपयोग करिए, टॉपिक पर समझ बनाकर ही बहुविकल्पीय प्रश्न लगाएं। इससे आपकी विषय पर तो समझ बनेगी ही, साथ ही ये समझ भी बनेगी कि प्रश्न कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, मेरी अन्य प्रस्तुतियां भी टॉपिक वाइज हैं जो आपकी परीक्षा के लिए कारगर होंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।